वारदात के 11 दिन पुलिस के बाद सीबीआई और जांच की उलझी परतें अब भी अनसुलझे हैं। कोलकाता कांड के कई राज। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और यहां तक कि अस्पताल के बाकी कर्मचारी भी सीनियर हॉल पहुंच चुके हैं। लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने और क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जाने अनजाने क्राइम सीन के सबूतों को अपने जूतों, चप्पलों और हाथों के निशान से मिटा रहा है। पूरे देश में गुस्सा, धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बीच एक रिपोर्ट ऐसी है जो आसानी से ये बता सकती है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर की मौत की वजह नशे में डूबा एक अकेता बहसी संजय रॉय था या फिर मौत की साजिश और ज़्यादा गहरी है। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मामला रेप का है तो केस बिल्कुल साफ है और संजय रॉय इस केस का इकलौता गुनहगार है। लेकिन अगर फोरेंसिक रिपोर्ट इस मामले को गैंगरेप बताती है तो पूरी कहानी और थ्योर ही बदल जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये मामला अभी भी रेप और गैंगरेप के बीच उलझा हुआ है और सीबीआई के कई सवालों को जवाब तलाश करने में है। 9 अगस्त 2024 सुबह करीब 7 बजे कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक यही वो वक्त था जब आरजीकर अस्पताल से अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर पहला फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाला अस्पताल का ही एक स्टाफ था। उसने डॉक्टर घोष को पहली बार ये जानकारी दी कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी है। पूरी जानकारी देने के बाद फ़ोन कट जाता है। अगले कुछ मिनटों में फ़ोन करने वाला अब डॉक्टर घोष व्हाट्सएप पर जूनियर डॉक्टर की लाश की तस्वीर भेजता है। लाश तक सेमिनार हॉल में ही पड़ी डॉक्टर संदीप घोष आरजीकर अस्पताल से लगभग आधा घंटा की दूरी पर फुलबागन इलाके में रहते हैं। खबर मिलने के बाद ही वो अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। उधर सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर अब तक पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और यहाँ तक कि अस्पताल के बाकी कर्मचारी भी सेमिनार हॉल पहुँच चुके थे। लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने और क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जाने अनजाने क्राइम सीन के सबूतों को अपने जूते, चप्पलों और हाथों से निशान से मिटाता रहा। लाश के इर्द गिर्द शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जिस पर भीड़ ने अनजाने में अपनी निशानियां ना छोड़ी हों। ये वो पल था जब मौका वारदात से सबूतों के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ हुआ था। इधर डॉक्टर संदीप घोष फ़ोन पर जानकारी मिलने के बाद लगभग सुबह 8 बजे ही अस्पताल पहुंच चुके थे। वो भी सीधे सेमिनार हॉल में जाते हैं। जूनियर डॉक्टर की लाश अब भी वहां वैसे ही पड़ी थी क्योंकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने पहले ही नब्ज और धड़कनों से ये पता लगा लिया था कि जूनियर डॉक्टर अब जिंदा नहीं है, इसलिए लाश अपनी जगह पर पड़ी रही। अस्पताल के अपने तमाम खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे खुद ही पुलिस को जूनियर डॉक्टर की लाश की जानकारी दी। चश्मदीदों के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे लाश देखी गई थी। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को 7 बजे लाश की जानकारी मिली, जबकि उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को फ़ोन किया। यानी लाश देखे जाने के पूरे 3 घंटे बाद पहली बार पुलिस को लाश की जानकारी दी गई। 9 अगस्त 2024 सुबह 10:53 यही वो वक्त था जब पहली बार आरजीकर अस्पताल से जूनियर डॉक्टर की मां को पहली बार फ़ोन किया गया। यानी लाश मिलने के 4 घंटे और 53 मिनट बाद फ़ोन करने वाले ने बताया कि वो आरजीकर अस्पताल से बोल रहा है। इसके बाद उसने अब की बेटी अचानक बीमार पड़ गई है, यह कहने के बाद फ़ोन कट करके घबराई मां ने फ़ौरन उसी नंबर पर वापस कॉल किया और पूछा कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। सामने से जवाब मिला, आप फ़ौरन अस्पताल आ जाइए। फ़ोन फिर से कट गया। मां ने फिर उसी नंबर पर फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन उठाने वाले ने कहा कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा है, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इतना कहते ही फ़ोन फिर से कट जाता है। बेटी की खुदकुशी की खबर सुनते ही बदहवास माँ आप फ़ौरन आरजीकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। उनके घर से अस्पताल की दूरी करीब घंटे भर की थी। माँ बाप दोपहर 12 बजे के आसपास अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलवा रहा था। इस दौरान माँ बाप लगातार गिड़गिड़ाते रहे कि एक बार उन्हें उनकी बेटी का चेहरा तो दिखा दो, पर किसी ने नहीं दिखाया। 9 अगस्त 2024 दोपहर 3 बजे अस्पताल पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद दोपहर 3 बजे पहली बार माँ बाप को उनकी बेटी की लाश दिखाई गई। जूनियर डॉक्टर की मां ने कहा कि उनकी बेटी की पैंट खुली हुई थी। पूरे जिस्म पर कपड़े का सिर्फ एक ही टुकड़ा था। हाथ पैर टूटे हुए थे। आँख और मुंह से खून रिस रहा था। लाश देखते ही मौके पर ही मां ने डॉक्टर से कहा, ये सुसाइड नहीं मर्डर है, मेरी बेटी का कत्ल किया गया है। लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि
उसे देखकर कोई भी ये आसानी से बता सकता था कि ये मर्डर है। तो फिर अस्पताल ने जूनियर डॉक्टर की मां से दो दो बार झूठ क्यों बोला? पहला झूठ ये कि बीमार है और दूसरा कि उसने खुदकुशी करी है। तो जिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने जूनियर डॉक्टर की मां से ये बात कही थी, उससे शुरुआत में जब कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपनी सफाई में ये कहा कि क्योंकि डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, इसलिए दो घर वालों को सीधे सच्चाई बताना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें अस्पताल आने को कहा गया। पर यहाँ सवाल यह है कि अगर डॉक्टर की मौत को ही छुपाना था तो पहले कॉल में बीमार होने की बात कहने बाद दूसरी बार खुदकुशी की बात क्यों कही? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के बाद इसका जवाब नहीं था। बाद में जूनियर डॉक्टर के पिता को भी सेमिनार हॉल भी दिखाया गया जहां से उनकी बेटी की लाश मिली थी। पिता ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ है, बल्कि उसे मारने के बाद लाश यहाँ लाकर फेंक दी गई है। 9 अगस्त यानी शुक्रवार की शाम और रात तक जूनियर डॉक्टर की मौत की पूरी कहानी आरजीकर अस्पताल की चारदीवारी के अंदर ही थी। बाहर मीडिया के जरिए जो खबर आई तब तक वो भी आधी अधूरी थी। कोलकाता पुलिस ने भी शुरुआती लम्हों में केस और केस की जांच की जिस तरीके से लेना चाहिए वैसे लिया नहीं। लिहाजा शनिवार आते ही डॉक्टर की मौत और रेप की बातें धीरे धीरे अस्पताल की चारदीवारी से निकलकर पहले कोलकाता और फिर पूरे देश में पहुंच गई। एक साथ दर्जनों थ्योरी हवा में तैरने लगी। धरना प्रदर्शन और आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले उसी आरजीकर अस्पताल से शुरू हुई जहां डॉक्टर की लाश मिली थी। लेकिन फिर देखते ही देखते पूरे देश के डॉक्टर इस आंदोलन में शामिल हो गए। अब उंगली अस्पताल प्रशासन से हटकर पहले ममता सरकार, फिर कोलकाता पुलिस, इसके बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की तरफ घूमने लगी। फिर बीच में कोलकाता हाई कोर्ट आ गया और आनन फानन में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की टीम भी फौरन दिल्ली से कोलकाता कूच कर गई और जांच शुरू कर दी। पहले कोलकाता पुलिस ने की थी जांच। अब सवाल ये है कि सीबीआई क्या जांच कर रही है, और सवाल ये है कि सीबीआई से पहले कोलकाता पुलिस ने क्या जांच की थी। तो पहले बाद कोलकाता पुलिस की जांच की, क्योंकि जांच की शुरुआत कोलकाता पुलिस ने की थी। कोलकाता पुलिस के मुताबिक जब वो 9 अगस्त की सुबह 9:15 बजे के आसपास सेमिनार हॉल पहुंचे तब वहां उसे जूनियर डॉक्टर की लाश के पास उसका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और एक ब्लूटूथ नेटवर्क मिला था। पर जूनियर डॉक्टर के मोबाइल से कनेक्ट करने का पता चला कि यह ब्लूटूथ उसका नहीं बल्कि किसी और मोबाइल के कनेक्ट है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से जांच की शुरुआत। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट दरवाजे की तरफ जाने वाले तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन कुछ कैमरे ऐसे थे जो सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले रास्तों पर लगे हुए थे। इन कैमरों में कई लोग तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले कॉरिडोर में आते जाते नजर आए। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले उन्हीं से अपनी तफ्तीश शुरू की। संजय रॉय की गिरफ्तारी। पूछताछ में पता चला कि कैमरे में कैद एक शख्स अलावा बाकी अभी अस्पताल के स्टाफ हैं और वो इकलौता ऐसा शख्स है जो बाहरी था। उसका नाम संजय रॉय है। कोलकाता पुलिस का एक सिविल वॉल्फेयर संजय रॉय बाद में अस्पताल के ही करीब पुलिस के एक बैरक में सोता मिला। बैरक से पुलिस ने उसको वो कपड़े बरामद किए जो बहुत धुल कर चुका था, लेकिन उसके जूते पर खून के कुछ निशान मिले। संजय रॉय के मोबाइल से जब मौके से मिले ब्लूटूथ नेटवर्क को कनेक्ट किया गया तो वो फ़ौरन कनेक्ट हो गया। कोलकाता पुलिस को यकीन हो गया कि संजय रॉय ही कातिल है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर डॉक्टरों का आंदोलन जब जोर से पकड़ना जा रहा था, इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोंटना बताया गया। रेप या गैंगरेप की पुष्टि के लिए जूनियर डॉक्टर और संजय रॉय डीएनए सैंपल भी फोरेंसिक लैब भेज दिए गए।